सोचिए, एक ऐसी डिटेक्टिव स्टोरी जिसके सुराग पत्थरों पर लिखे हैं और जिसका राज है एक पूरा का पूरा खोया हुआ साम्राज्य। भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर सदियों तक एक पहेली बना रहा, जब तक कि कुछ जुनूनी लोगों ने इन खामोश पत्थरों की जुबान को समझने की ठान नहीं ली। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। करीब 2000 साल तक पूरे भारत में पत्थर के खंभों, चट्टानों और गुफाओं पर ऐसे निशान मिलते रहे। लोग इन्हें देखते तो थे, पर इनका मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता था। ये एक भूली हुई दुनिया के साइलेंट गवाह बनकर खड़े थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब कोई डिक्शनरी ना हो, कोई सिखाने वाला ना हो, तो इन अजीब से दिखने वाले अक्षरों का मतलब कैसे निकाला जाए? ये एक नामुमकिन सी पहेली लगती थी। तो हमारी इस जांच का पहला पड़ाव है वो पल जब ये कोड आखिरकार टूट गया। ये एक ऐसी खोज थी जिसने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस कहानी के हीरो हैं जेम्स प्रिंसेप। वो कोई प्रोफेशनल इतिहासकार नहीं थे, पर उनकी लगन और जिज्ञासा कमाल की थी। उन्होंने ठान लिया कि वो इन रहस्यमयी अक्षरों का राज जानकर ही रहेंगे। प्रिंसेप का तरीका बड़ा ही स्मार्ट था। उन्होंने भारतीय पंडितों की मदद ली और बंगाली और देवनागरी जैसी लिपियों के अक्षरों का मिलान इन पुराने शिलालेखों के अक्षरों से करना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक अक्षर को जोड़ते हुए उन्हें एक पैटर्न दिखने लगा। और फिर उन्हें मिला एक अहम सुराग। कई शिलालेखों में एक ही उपाधि बार बार आ रही थी, पियदस्सी। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। आखिर कौन था ये राजा जिसे बार बार इस नाम से पुकारा जा रहा था? और फिर आया वो ब्रेक थ्रू मोमेंट। पुराने बौद्ध ग्रंथों में राजा अशोक के लिए भी पियदसी उपाधि का इस्तेमाल मिला। अचानक वो बेजान पत्थर बोलने लगे थे और वो एक ऐसे सम्राट की कहानी सुना रहे थे जिसे भारत लगभग भूल ही चुका था, सम्राट अशोक। देखिए, इस खोज से सिर्फ एक राजा का नाम पता नहीं चला, बल्कि एक पूरे के पूरे भुला दिए गए साम्राज्य के दरवाजे खुल गए। मौर्य साम्राज्य, जो अब तक सिर्फ कुछ किताबों में मौजूद था, अब पत्थरों पर अपनी कहानी खुद सुना रहा था। जरा इस नक्शे को देखिए। ये जो डॉट्स हैं ना, ये सब वो जगह हैं जहां अशोक के शिलालेख मिले हैं, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक। सोचकर देखिए, एक ही राजा का संदेश एक विशाल प्रशासनिक सिस्टम के जरिए पूरे उपमहाद्वीप में फैलाया जा रहा था। तो अशोक का संदेश था क्या? वो था धम्म। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक कोड था, एक सही तरीके से जीवन जीने का रास्ता। इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए अशोक ने तलवार की जगह एक नैतिक सोच का इस्तेमाल किया। ये अशोक के एक शिलालेख से लिया गया है। इससे पता चलता है कि वो अपने शासन को लेकर कितने गंभीर थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया था कि जनता की परेशानियां उन तक तुरंत पहुंचाई जाएं, चाहे वो उस वक्त कहीं भी हों। और ये शानदार कलाकृति, जिसे आज हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जानते हैं, ये मौर्य साम्राज्य के आदर्श को दिखाती है कि असली शक्ति हथियारों से नहीं, बल्कि धम्म और न्याय के शासन से आती है। मौर्यों का धम्म पर आधारित शासन एक बहुत बड़ा आदर्श था, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? नए राजा आए और उनके साथ अपनी शक्ति दिखाने के नए तरीके भी आए। अब राज करने का अंदाज बदलने वाला था। मौर्यों के बाद आए कुषाण शासकों का स्टाइल एकदम अलग था। उन्होंने अपनी ऐसी विशाल मूर्तियां बनवाई। इस मूर्ति का साइज और अंदाज ही ये दिखाने के लिए काफी था कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। वो सिर्फ इशारे नहीं कर रहे थे, वो तो सीधे सीधे दैवीय होने का दावा कर रहे थे। देवपुत्र, यानी ईश्वर का पुत्र जैसी उपाधि अपनाकर उन्होंने अपनी सत्ता को ईश्वर की मर्जी से जोड़ दिया। अपनी प्रजा के बीच लेजिटिमेसी बनाने का ये एक बहुत कारगर तरीका था। शक्ति प्रदर्शन का एक और जरिया थी सिक्के। शुरुआती सिक्के देखिए कितने सिंपल हैं, बस कुछ निशान बने हुए हैं। और फिर आते हैं गुप्त काल के ये शानदार सोने के सिक्के, जिन पर राजा की तस्वीरें और उपाधियां हैं। हर सिक्का राजा की ताकत और दौलत का एक छोटा सा बिलबोर्ड था। इससे पता चलता है कि गुप्त शासक खुद को किस नज़र से देखते थे। ये उनके दरबारी कवि की लिखी एक प्रशस्ति यानी तारीफ है, जिसमें राजा समुद्रगुप्त की तुलना सीधे सीधे धन, समुद्र, वर्षा और मृत्यु के देवताओं से की जा रही है। अच्छा, ये सब तो हुई राजाओं और उनके महलों की बात, लेकिन इन दीवारों के बाहर आम लोगों की जिंदगी कैसी थी?
क्या इन सोने के सिक्कों और बड़ी बड़ी उपाधियों से एक किसान की जिंदगी पर कोई फर्क पड़ता था? चलिए अब जांच को उस दिशा में मोड़ते हैं। ये लाइन एक बहुत मशहूर कहानी जातक कथा से है। ये शाही शानो शौकत से बिल्कुल अलग एक कड़वी सच्चाई बताती है। आम लोगों के लिए राजा का मतलब था भारी टैक्स और उसके सख्त अधिकारी। तो यहाँ हमें इतिहास की दो अलग अलग तस्वीरें मिलती हैं। एक तरफ शिलालेखों वाला ऑफिशियल इतिहास है, जहाँ राजा एक महान रक्षक है। दूसरी तरफ लोक कथाएं हैं, जहाँ उसी राजा के टैक्स से परेशान होकर लोग गांव छोड़कर जंगल भाग रहे हैं। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में था। राजाओं के बढ़ते टैक्स की मांग का दबाव किसानों पर था और इसे पूरा करने के लिए खेती के तरीके बदलना जरूरी हो गया। लोहे के हल, धान की रोपाई और सिंचाई की नई तकनीकों से पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला। इससे समाज में अमीर जमींदारों और भूमिहीन मजदूरों के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के अंत में पहुंच रहे हैं। हमने पत्थरों, सिक्कों और किताबों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि ये चीजें हमें क्या नहीं बताती हैं। देखिए, शिलालेखों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी-कभी वो टूटे-फूटे होते हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा कहानी उन्हीं की बताते हैं जिन्होंने उन्हें बनवाया, यानी राजा और अमीर लोग। एक आम किसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसके दुख, इन पत्थरों पर उनका कोई जिक्र नहीं है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अगर पत्थर और सोना सिर्फ राजाओं की कहानियां सुनाते हैं, तो फिर बाकी सब लोगों की कहानियां हमें कहाँ मिलेंगी? इतिहास सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों का नहीं होता, ये उन अनगिनत आम लोगों का भी होता है जिनके नाम किसी पत्थर पर नहीं लिखे गए, और उनकी आवाज़ों को खोजना, यही तो एक इतिहासकार की असली चुनौती है।